हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो रिमेनिंग पोर्शन है, जिसमें हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अल्कोहल के बारे में, एथेनोइक एसिड के बारे में, सोप और डिटर्जेंट के बारे में, उस चीज़ को क्लियर करेंगे लोग। तो सबसे पहले जो हमें क्लियर करना है वह क्लियर करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं वो समझना है। देखिएगा, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉम्बसन रिएक्शन। क्या पढ़ना बाबू? कॉम्बसन। और कॉम्बसन को हिंदी में दहन कर रहे हैं। और दहन की परिभाषा जानिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। किसी भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने वाली जो क्रिया है उसी क्रिया को दहन अभिक्रिया कहा गया है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना हर हाल में जरूरी है। दहन अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट और लाइट। दहन अभिक्रिया में कंफर्म प्रोडक्ट बनना है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट और लाइट। एग्जाम्पल हम लोग दहन का देख सकते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेथेन, और मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है CO2, H2O, हीट और प्लस लाइट। बैलेंस किया जाए तो यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, आगे 2 लगा लेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा लेंगे, हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो दहन अभिक्रिया अगर आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा में कि दहन अभिक्रिया क्या है, तो हम बताएंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, यही दहन अभिक्रिया है। और दहन अभिक्रिया में एग्जाम्पल में 2-4 एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, आप उसको क्लियर कर लीजिए, वही एग्जाम में आना है। देखिएगा, मैं C2H5OH एथिल अल्कोहल है और इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा हूँ। इसमें भी प्रोडक्ट वही बनाएंगे, CO2, H2O, हीट और प्लस लाइट। बैलेंस करने के लिए कार्बन यहाँ 2 है, आगे 2 लगा लेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन देखिएगा 5 1 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 लगाएंगे। ठीक है। ऑक्सीजन देखिएगा 4 और 3 7। एक काम करिए, यहाँ 3 कर लीजिए, 6 और 1 7। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। तो दहन अभिक्रिया आपके लिए बहुत आसान अभिक्रिया होने वाला है, क्योंकि इसमें कंफर्म प्रोडक्ट हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, H2O बनना है, हीट और लाइट बनना है। क्लियर है? चलिए अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। दूसरा रिएक्शन है कॉम्बसन के बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कॉम्बसन के बाद दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया फर्स्ट लेसन में भी पढ़े थे और फिर यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अगर कार्बनिक यौगिकों में हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो उस समय कार्बनिक यौगिक, अधिकांश कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं,
C2H5OH, C2H5OH यह एथिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। वो ध्यान दीजिएगा, एथिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। KMnO4 ऑक्सीकारक ले लीजिए, ऑक्सीकारक हम ले रहे हैं KMnO4 और KMnO4 ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अल्कोहल का। तो देखिएगा अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है तो इसके ऑक्सीडेशन में 2H एक O के साथ जुड़ता है, H2O बनता है और उस समय आप देख सकते हैं कि यह CH3 और दूसरे वाले C के साथ एक H जुड़ा है और जबकि एक ऑक्सीजन जुड़ा है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं एग्जाम में जो आ सकता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, कोई भी अल्कोहल होगा तो अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो वह एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो वह एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फिर ये जो एल्डिहाइड है इस एल्डिहाइड का आप फर्दर ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। ये एल्डिहाइड है, इसका अगर फिर से हम ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 के प्रेजेंस में तो उस समय देखिएगा ये O इस H के साथ जुड़ जाता है और तब प्रोडक्ट बनता है CH3COOH। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड है और यह एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमेशा के लिए एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए बहू कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। यह कॉन्सेप्ट हमेशा अपने दिमाग में रखिए, एक नंबर का प्रश्न यहां से बन सकता है ऑक्सीकरण से संबंधित कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। अगर इसका विपरीत आप करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अपचयन कराया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड के अपचयन से अल्कोहल बनेंगे। तो क्लियर होगा आपको यह भी रिएक्शन कि ऑक्सीकरण हम कैसे करा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसके बाद तीसरा हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। तीसरा रिएक्शन है बाबू एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया या फिर योग अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखिएगा योग अभिक्रिया से संबंधित एक टर्म आपको बताऊं मैं, कि योग अभिक्रिया केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रदर्शित करते हैं। योग अभिक्रिया को केवल असंतृप्त यौगिक ही प्रदर्शित करेंगे, यानी कि ऐसे यौगिक जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो केवल उन्हीं में एडिशन किया जा सकता है। संतृप्त यौगिक कभी भी योग अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा कि योग का मतलब हुआ किसी पदार्थ का जुड़ना, और जुड़ने वाली प्रक्रिया केवल असंतृप्त यौगिकों में होती है, यानी कि जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे केवल वह यौगिक ही योग अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। एल्केन कभी भी योग अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे। आपको यहां से मैं एक चीज बताऊं, हाइड्रोजन का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैं समझा रहा हूं आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा हो। देखिएगा मैं एक एल्काइन ले रहा हूं जो कि असंतृप्त है, नाम है इसका एसिटिलीन, IUPAC नाम में इसको एथाइन कहा गया है, और इसमें हाइड्रोजन का योग करा रहा हूं। देखिए कोई उत्प्रेरक ले लिया जाएगा, निखिल उत्प्रेरक ले रहे हैं, और योग अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो देखिएगा यहाँ जो पाई बॉन्ड है, सॉरी आप जानते हैं नहीं पाई बॉन्ड के बारे में, क्योंकि क्लास 10th लेवल पर सिग्मा और पाई का जिक्र बहुत कम होता है।
मैं आपको समझा रहा हूं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होता है। और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। तो इसमें देखिएगा दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड अगर टूटे तो उस समय कार्बन के बीच में केवल दो बॉन्ड रह जाएगा, और जैसा कि इसमें पहले से एक हाइड्रोजन जुड़ा है वो ऐसे ही जुड़ा रहेगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ भी खाली है, एक यहाँ भी खाली है। तो उस समय कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। आप एक चीज थोड़ा केयर करिएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का एक कंपाउंड था तो एल्काइन है, यह कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के कंपाउंड में, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। और इस एल्कीन का नाम क्या भाऊ? एथिलीन। आईपीएससी नाम इसका है एथीन। तो आपको याद रखना है कि जब भी एल्काइन में हाइड्रोजन का योग कराएंगे तो एल्काइन में हाइड्रोजन का योग कराने पर एल्कीन मिलता है, और फिर ये जो एल्कीन है अगर इस एल्कीन में फिर से हाइड्रोजन का योग कराएं तो उस समय देखिएगा एक और पाई है वो भी टूट जाएगा, और तब इस कार्बन से जो दो दो हाइड्रोजन जुड़े थे वैसे ही जुड़े रहेंगे, और फिर भी इस कार्बन की वैलेंसियां खाली होंगी, और तब ये दोनों में से एक एक हाइड्रोजन जाके यहां जुड़ जाएगा। और इस प्रकार यहां ये जो एल्कीन था यह एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एल्केन में। तो इसमें याद रखने योग्य क्या बात है बाबू कि जब भी एल्काइन में हाइड्रोजन का योग कराएंगे तो एल्काइन में हाइड्रोजन का योग कराने से एल्कीन बनेगा, और एल्कीन में हाइड्रोजन का योग कराएंगे तो एल्केन बनेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो योग है इस योग में एक नियम आता है मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है वो अभी सीख लीजिए कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है प्रोपीन है, तो इस प्रोपीन में अगर हम हाइड्रोजन जोड़ना चाह रहे हैं बाबू तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जोड़ना चाह रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम यहां पर HCl जोड़ रहे होते, चाहे HOH जोड़ रहे होते, जल का योग करा रहे होते, तो उस समय ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो उस समय इस वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां तीन हाइड्रोजन जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर H2O का योग करा रहे होते तो उस समय जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों कार्बन की वैलेंसी खाली होंगी, और यहां पर जो हमारे पास है एक परमाणु से H जोड़ना है और दूसरे परमाणु से OH जोड़ना है। और यहां पर मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं मार्कोनिकॉफ को। मार्कोनिकॉफ का नियम है कि हमेशा किसी भी अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होता है, जो निगेटिव पोर्शन होता है, वह उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। आप देख रहे होंगे यहां पर इन दोनों कार्बन में ये वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो इसमें जो ऋणात्मक वाला भाग है आप जानते हैं कि OH पे माइनस चार्ज जनरेट होता है, तो OH वाला पोर्शन जो है यह ऋणात्मक पोर्शन है, और यह OH वाला पोर्शन इन दोनों कार्बन में से आप मनमाना नहीं कि यहाँ OH जोड़ देंगे, OH को हम जोड़ेंगे दूसरे वाले कार्बन पर। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन सबसे कम संख्या में है। और मार्कोनिकॉफ साहब का नियम यह है कि हमेशा किसी भी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग जो होता है वह उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। तो इस समय इस तरह का कुछ कंपाउंड बनेगा। ठीक है, चलिए एक चीज आपको बताएं, एडिशन रिएक्शन से ही संबंधित है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट।
देखिएगा, हाइड्रोजिनेशन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, तेल का हाइड्रोजनीकरण। देखिएगा, ऑयल जो है उसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। ऑयल का जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इनकी वैलेंसी जो है वह एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं। और उस समय यह है हमारे पास वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला। वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल का ये जनरल फॉर्मूला है। और इसमें अगर हम हाइड्रोजन का योग कराते हैं निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये पाई वाला बांड टूटता है और ये पाई वाले बांड के टूटने के बाद दोनों एल्किल जैसे जुड़े थे वैसे ही जुड़े रहते हैं। और ये जो बैलेंसी खाली हो रही है, इस खाली बैलेंसी से एक एच जुड़ जाता है। और उस समय जो जनरल फार्मूला बना है यह वेजिटेबल घी का फॉर्मूला है। वेजिटेबल घी, वनस्पति घी, जिसको डालडा शब्द आप लोग सुने होंगे, यही है वेजिटेबल घी। और वेजिटेबल ऑयल जो होता है यह अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड होता है वेजिटेबल ऑयल। और अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को सैचुरेटेड वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल कहा गया है। और यह भी एक तरह का योगात्मक अभिक्रिया है, ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? चलिए, योगात्मक अभिक्रिया के बाद अगला रिएक्शन है बाबू प्रतिस्थापन अभिक्रिया। योगात्मक के बाद अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है बाबू? देखिएगा, मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वह एल्केन प्रदर्शित करते हैं, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड। जितने संतृप्त यौगिक हैं, यह संतृप्त यौगिक मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी एक परमाणु का स्थान किसी अधिक क्रियाशील परमाणु के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और जब कभी किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आकर जुड़ जाए, तो वह जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन का एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं। मेथेन है ये, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड है। और इस मेथेन में जब इसका क्लोरोनीकरण कराया जाता है, यानी Cl2 से रिएक्शन कराया जाता है, डीम सनलाइट होना चाहिए। डीम सनलाइट के प्रेजेंस में जब मेथेन का क्लोरीनेशन कराया जाता है, यानी मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, तो उस समय देखिएगा बाबू, एक H एक Cl से जुड़ के HCl बना लेता है। और उस समय मेथेन से एक हाइड्रोजन का प्लेस खाली होता है। और जो प्लेस खाली हुआ है उससे अगला क्लोरीन एटम आके जुड़ गया। अब इस कंपाउंड का नाम क्लोरोमेथेन है। तो आप एक चीज यहां से देख सकते हैं कि मेथेन में हाइड्रोजन का प्लेस अभी कौन ले लिया है? क्लोरीन ले लिया है। तो अगर किसी एक एटम को किसी दूसरे एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहें तो इसका पुनः प्रतिस्थापन करा सकते हैं। यह CH3Cl है, फिर से इसका क्लोरोनीकरण कराइए, फिर से डीम सनलाइट रहने दीजिए। आप देखेंगे एक H एक Cl से फिर रिएक्ट होके HCl बनाएगा। और अब एक क्लोरीन की जगह पे दो क्लोरीन प्रतिस्थापित हो चुके हैं। और अब इसका नाम डाइक्लोरोमेथेन। फिर आप चाहें तो इसका पुनः प्रतिस्थापन करा सकते हैं
और अब क्लोरोनीकरण कराएंगे डीम सनलाइट में, तो क्या होगा, एक H एक Cl से जुड़ेगा, फिर HCl फॉर्म होगा, और इस समय 3 क्लोरीन परमाणु प्रतिस्थापित हो चुके होंगे मेथेन में। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम ट्राइक्लोरोमेथेन, इसी को क्लोरोफॉर्म कहा गया है। वो ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरोफॉर्म क्या है, यह वही रसायन है जिस रसायन को सूंघने के बाद बेहोशी उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म सूंघाने पर वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, तो CHCl3। और ये क्लोरोफॉर्म बना कैसे है, तो मेथेन का क्लोरीनेशन कराया गया, यानी मेथेन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन से कराने पर हम क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन करते हैं। आप चाहें तो इस क्लोरोफॉर्म का फिर से क्लोरीनेशन एक स्टेप में दिखा सकते हैं। और अब क्या होगा वो यहाँ दिखा देंगे, डीम सनलाइट। अब एक H जो था फिर एक Cl से जुड़ के Cl फॉर्म कर लेगा, और उस समय मेथेन के चारों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो चुके होंगे, और इसका नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन, क्लियर है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन का मतलब आपको समझना है कि प्रतिस्थापन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी संतृप्त यौगिक में किसी परमाणु को किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, कोई अन्य परमाणु उसके स्थान पर आता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, इसके बाद लेसन में हेडिंग दिया है आपके सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, और सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड में सबसे पहला कंपाउंड दे रहा है एथिल अल्कोहल, कि एथिल अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा डिटेल हमें स्टडी करना है। तो एथिल अल्कोहल क्या है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है वो C2H5OH। एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है, वो इथेनॉल। इसका अगर बॉन्ड फॉर्मूला पूछ रहा हो तो कुछ इस तरह का बना दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि एथिल अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि क्या है। तो एथिल अल्कोहल बनाने की बहुत ही प्राचीनतम विधि किण्वन विधि है, यानी प्राचीन काल में भी मदिरा सेवन किया करते थे राजा महाराजा। रावण के युग से चला आ रहा है ये मदिरा यानी एथिल अल्कोहल, और उस समय से एथिल अल्कोहल को बनाने की जो विधि है, सबसे प्रचलित विधि जिसका नाम है किण्वन विधि। किण्वन को अंग्रेजी में कहा जा रहा है भाऊ फर्मेंटेशन। ये किण्वन क्या है, स्टार्च तथा शुगर युक्त जितने पदार्थ हैं, सभी पदार्थों से हम आसानी से एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं पदार्थों से एथिल अल्कोहल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को किण्वन नाम दिया गया है। किण्वन कराने में एक सूक्ष्म जीव सबसे अधिक सहायक है, जिस सूक्ष्म जीव का नाम है ईस्ट, खमीर। याद रखिएगा, किण्वन कराने में जो मुख्य भूमिका निभाता है उस जीव का नाम ईस्ट है, खमीर है। जिस प्रकार दूध से दही बनाने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
या फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया सहायक हैं। ठीक उसी प्रकार अल्कोहल बनाने में सहायक जो जीव है उस जीव का नाम ईस्ट है, और ईस्ट के पास कई एंजाइम हैं, जिसमें मैं एंजाइम का नाम ले रहा हूं इन्वर्टेस एंजाइम, जाइमेस एंजाइम, डाइएस्टेस एंजाइम, माल्टेस एंजाइम। यह एंजाइम मुख्य रूप से उपस्थित हैं कहाँ? खमीर के अंदर। और सबसे पहले जब हमको अल्कोहल बनाना होता है तो हम किसी टैंक में स्टार्च युक्त पदार्थ को, स्टार्च युक्त पदार्थ में आप क्या क्या ले सकते हैं? आप गन्ने का रस ले सकते हैं, अधिकांश फल ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं माने गुड़, आलू ले सकते हैं, महुआ ले सकते हैं। इन सब का आप जली विलयन बनाइए और उस जली विलयन में मात्रा के अनुसार खमीर मिलाइए। खमीर एक जीव है, उस जीव को मिला दीजिए। आप उस जीव को मिलाइए, वह जीव आसानी से अपना काम करेगा और वह स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा एथिल अल्कोहल में। अब वह कन्वर्जन कैसे होता है उसको बाय रिएक्शन मुझे समझाना है कि कैसे खमीर आसानी से स्टार्च को बदल दे रहा है अल्कोहल में। देखिएगा, याद रखेंगे कि खमीर में एंजाइम कौन कौन है? तो डाइएस्टेस, इन्वर्टेस और जाइमेस। देखिएगा, जो स्टार्च है, स्टार्च का फॉर्मूला दिया जाता है C6H10O5 का होल n। C6H10O5 का होल n, ये जो फॉर्मूला है यह फॉर्मूला स्टार्च का है। और स्टार्च में जल जोड़ देना है, और जल मैं आपको बताया हूं ना कि जली विलयन बनाना है। मान लिया आपने गुड़ लिया तो गुड़ का जली विलयन बना रहे हैं, तो गुड़ में तो मुख्य रूप से माल्टोज होता है, लेकिन अगर महुआ ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, तो इन सब में स्टार्च पाया जाता है। और वह स्टार्च का जली विलयन हमने बनाया है, तो स्टार्च में हम क्या जोड़ रहे हैं? जल जोड़ रहे हैं। तो जल जोड़ने के बाद यह जो डाइएस्टेस एंजाइम है जो ईस्ट में है, ईस्ट का डाइएस्टेस एंजाइम इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है C12H22O11। ये बैलेंस हो जाएगा। C12H22O11 यह फॉर्मूला है माल्टोज का, या फिर आप कह सकते हैं डाइसैकेराइड का। ठीक है, या फिर आप माल्टोज लिख सकते हैं, इसको सुक्रोज लिख सकते हैं, लैक्टोज लिख सकते हैं। डाइएस्टेस एंजाइम जो है वह स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, और ये जो डाइसैकेराइड हैं C12H22O11, इनके ऊपर एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है इन्वर्टेस एंजाइम। अगर यह सुक्रोज है तो इसके ऊपर इन्वर्टेस काम करेगा, और अगर यह माल्टोज है तो इसके ऊपर माल्टेस एंजाइम काम करेगा। फिलहाल में मैं सुक्रोज लेकर कर रहा हूं, और यह सुक्रोज के ऊपर इन्वर्टेस एंजाइम काम करता है और इसको बदल देता है C6H12O6 के 2 मोल में, या फिर आप एक ग्लूकोज रहने दीजिए, एक फ्रक्टोज रहने दीजिए। C6H12O6 1 मोल ग्लूकोज का और दूसरा मोल फ्रक्टोज का। फिर ये जो ग्लूकोज बनता है बाबू, इस ग्लूकोज के ऊपर एंजाइम वर्क करता है जाइमेस एंजाइम। यह जाइमेस एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 में, और यही हमारा C2H5OH क्या है? एथिल अल्कोहल हो जाता है। अभी ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किण्वन विधि में क्या हो रहा है, तो किण्वन विधि में सबसे पहले स्टार्च युक्त पदार्थ का जली विलयन बनाया गया और उसमें हम खमीर को डाल देते हैं। सारा काम खमीर का है। खमीर के अंदर जो एंजाइम है डाइएस्टेस एंजाइम, इन्वर्टेस एंजाइम, जाइमेस एंजाइम, यह एंजाइम क्रिया करते हैं और अंततः हमको प्रोडक्ट बना के देते हैं क्या चीज़? एथिल अल्कोहल। जैसे ही एथिल अल्कोहल का निर्माण होने लगता है बाबू,
तो उस जली विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड का गैस रिलीज होने लगता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगता है तो हम यह अंदाजा लगाते हैं कि हमारा एल्कोहल का निर्माण प्रारंभ हो गया है। और जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद निकलना बंद हो जाएगा तो हमें यह समझना है कि हमारा एथिल अल्कोहल कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है। अब ये बनाने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे पहला चीज टेम्परेचर, कि किस तापमान पर यह ईस्ट सबसे बेहतर कार्य करेगा, वह तापमान हम उपलब्ध कराएंगे। लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद ईस्ट का जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करा देंगे हम। फिर ये प्रोसेस तेज हो जाएगा, बहुत तेजी से क्रिया होगा, और पर्याप्त मात्रा में एल्कोहल बनाने की जो किण्वन विधि है, प्राचीनतम विधि है, कैसे बन रहा है यह मैंने आपको समझाया। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। ये जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी जाना जाए कि एल्कोहल के भौतिक गुण क्या क्या हैं। देखिए वो एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या याद रखना है, भौतिक गुण में इसके। सबसे पहला चीज कि कलरलेस है, कोई विशेष रंग नहीं है इसमें, रंगहीन, प्लीजेंट स्मेल, मधुर गंध, इसका स्मेल जो है वह प्लीजेंट स्मेल है, रंगहीन, मधुर गंध वाली, ज्वलनशील द्रव है, कम्बस्टिबल लिक्विड। याद रखिएगा क्या है, कम्बस्टिबल लिक्विड, ज्वलनशील द्रव है। पहला प्रॉपर्टी याद रखना है हमें एथिल अल्कोहल के बारे में कि एथिल अल्कोहल कैसा है, रंगहीन है, इसका गंध जो है मधुर गंध होता है इसमें, और ज्वलनशील है, मतलब ये आसानी से जल सकता है, इस तरह का द्रव है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलेय होता है, जल में विलेय होता है। अल्कोहल जो है यह किसी भी कंपोजिशन में आप जल के साथ इसको घोल सकते हैं। देखिएगा अधिकांश कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह कार्बनिक विलायकों में ही घुलते हैं, लेकिन एथिल अल्कोहल जल में क्यों घुल पाता है, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बांड बनाता है, और जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बांड बनाने के कारण यह जल में किसी भी मात्रा में घुल जाता है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी याद रखना है कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो क्वथनांक है वह लगभग 78.1 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक इसका कितना है भाऊ, 78.1 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक है। ठीक है, इसका मुख्य उपयोग जो है वह बिवरेज के रूप में होता है, पेय पदार्थों के रूप में अल्कोहल को सबसे अधिक यूज किया जाता है। देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी में
सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी और सबसे मुख्य केमिकल प्रॉपर्टी इसका जो बोर्ड एग्जाम में आना है वो याद करिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीकरण अभिक्रिया एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? लैंग्वेज देखिए, मैं बोल रहा हूं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर, लिख दे रहा हूं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर एथिल एसीटेट बनता है, जो कि क्या है, एक तरह का एस्टर है, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत समझिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, ethyl alcohol react with acetic acid to form ethyl acetate, which is an ester having fruit like smell, and the reaction is known as esterification reaction। देखिएगा, इसको अगर रिएक्शन लगाना है, कैसे उसका इक्वेशन हम लिखेंगे उसको समझिएगा। और सबसे पहले मैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख दूं, CH3COOH, और एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराना है किसके साथ, C2H5OH के साथ। देखिएगा, इस तरह से मैं लिखा हूं C2H5OH को, यहां दिखा दे रहे हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। और जब ये रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए, अगर आप इक्वेशन लगाना सीख रहे हैं मेरे साथ तो आप इस इक्वेशन को कभी नहीं भूल रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिए। एसिड है ये, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। तो एसिड है तो हमेशा H प्रोड्यूस करेगा। ये हमारे पास एथिल अल्कोहल है, तो अल्कोहल का OH और एसिटिक एसिड का H, OH और H मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और अब इस समय देखिएगा, इस कार्बन की इस ऑक्सीजन का बैलेंस खाली है और यहाँ इस C का बैलेंस खाली होगा, तो जाके आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, CH3COO C2H5। यही जो है यह एस्टर है जिसमें फलो जैसी सुगंध है, और इसका नाम एथिल एसीटेट, IUPAC नाम एथिल एथेनोएट इसका नाम है। और जब भी हम लैब में यह रिएक्शन कराते हैं तो उस लैब में चारों तरफ फलो जैसी सुगंध आने लगती है, तो उस आधार पर हम टेस्ट भी करते हैं कि जो पदार्थ हमारे पास है वो अल्कोहल है कि नहीं है। तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से, तो इसलिए इस रिएक्शन को सबसे पहले मैंने लिखा, आप इसको तैयार कर लीजिए। अगला रिएक्शन दिया अल्कोहल का, अल्कोहल का कॉम्बसन दिखाया है। दूसरा रिएक्शन इसका कॉम्बसन, कॉम्बसन से मतलब है दहन। क्या है कॉम्बसन, देखिए वो C2H5OH होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। हम जानते हैं कि दहन में हर हाल में कार्बन डाइऑक्साइड H2O हीट और लाइट बनना है। कार्बन डाइऑक्साइड H2O हीट और लाइट बनेगा। बैलेंस करने के लिए कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर लेंगे, हाइड्रोजन 6 था, यहाँ 3 कर लेंगे, यहाँ 3 ऑक्सीजन। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो गया दहन अभिक्रिया का। दहन अभिक्रिया के बाद अगला अभिक्रिया दिया है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया
विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हमें याद रखना है कि कॉपर उत्प्रेरक होगा और कॉपर उत्प्रेरक का 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे एथिल अल्कोहल को जब गर्म किया जाता है वो, तो इसमें से हाइड्रोजन बाहर हो जाता है और यही अभिक्रिया डिहाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया कहलाती है। प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड, जो कि एल्डिहाइड का मेंबर है। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया पूछा जाए कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो अल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर हाइड्रोजन अणु उसमें से विस्थापित हो जाते हैं, उड़ जाते हैं और एल्डिहाइड फॉर्म होता है और एल्डिहाइड फॉर्म होने की जो अभिक्रिया है इसी को विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला रिएक्शन इसका दिया है निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वो जल का बाहर निकलना, H2O का बाहर निकलना। अल्कोहल से H2O के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसी को डिहाइड्रेशन कहा गया है। देखिएगा, एथिल अल्कोहल है हमारे पास और इस एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो इस कार्बन का H और ये OH H2O बन के उड़ जाता है और उस समय ये दोनों कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन जैसे जुड़ा था वैसे ही जुड़ा रहता है और कार्बन अपनी बैलेंसी फॉर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए बीच में डबल बॉन्ड बना लेता है और एल्कीन बनने की जो प्रक्रिया है इसी को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहा गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें हेडिंग दिया है अल्कोहल का उपयोग क्या है। तो सबसे पहला उपयोग अल्कोहल का, तो उससे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। जितने शराब हैं सभी शराब में एथिल अल्कोहल अलग अलग मात्रा में उपस्थित होती है। अगला चीज कि एथिल अल्कोहल कफ सिरप बनाने में सबसे अधिक यूज होता है। कफ सिरप में सबसे अधिक एथिल अल्कोहल का यूज हो रहा है। उसके बाद जितनी अंग्रेजी दवाएं हैं, अंग्रेजी दवाओं में मुख्य रूप से विलायक के रूप में उपयोग होता है अल्कोहल। अगला उपयोग, जितने सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं सैनिटाइजर में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग होता है। प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड के टेस्ट में एथिल अल्कोहल का प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग उसका याद रखेंगे कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है। इसके बाद एथिल अल्कोहल का क्या क्या दुष्प्रभाव है ये आपको समझना होता है। एथिल अल्कोहल एक तरह से एडिक्शन का स्वरूप होता है युवाओं में मुख्य रूप से। फिलहाल में एथिल अल्कोहल को नशे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, और जिसमें भी एथिल अल्कोहल का एडिक्शन है वह लोग बैंकरप्टेड हो जा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जा रही है। अगला चीज, इसका इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे पड़ता है जिसके वजह से ड्राइविंग करते समय अधिकांश लोग जो है कि मर रहे हैं। एथिल अल्कोहल के सेवन से लीवर में बीमारी होती है सिरोसिस, लीवर डैमेज होता है अल्कोहल से। तो इसी प्रकार से अगर अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति है तो बहुत लोगों से झगड़ा लड़ाई करते रहता है। यह सारी चीजें हानिकारक प्रभाव में आ जाएगा एथिल अल्कोहल के, ये आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसका रिमेनिंग पार्ट। धन्यवाद।